बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर औफियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम अल्लाह के फजल से सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल DAE सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल की क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। उसकी एक मेन बुक जो है, बड़ी इम्पोर्टेंट जो उसकी बुक है, किताब है, वो है DC मशीन्स एंड बैटरीज। उसके मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको तारफ़ करवाया, वीडियो जो लेक्चर बाय लेक्चर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और जो पहला चैप्टर है उसका बुनियादी DC मशीन्स के, उसके अंदर रूल्स कवानीन को हमने डिस्कस किया। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था DC मशीन्स की बनावट के हवाले से। DC मशीन की बनावट के मुख्तलिफ हिस्सों की वर्किंग और उनकी वर्किंग प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए एक DC मशीन किस तरह से काम सर अंजाम देती है, ये हमने डिस्कस किया था। ये लाजमी तौर पर हमें पता होना चाहिए कि एक DC मशीन की जो वर्किंग है, उसकी वर्किंग जो है वो किन पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब उन पार्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसकी बुनियादी किस्म की टर्म्स हैं, उन टर्म्स को, यानी कि उनकी जो टर्म्स जो यूज़ होती हैं उसकी बुनियादी DC मशीन्स की वर्किंग के अंदर, उन टर्म्स के मतलब हमारा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यानी उसकी एक इस्तिलाहात हैं जिनको हमने लाजमी तौर पर टच करना है और उसके मतलब जानना है कि आखिरकार उसकी बनावट के अंदर एक मुख्तलिफ अवामल होते हैं, मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, मुख्तलिफ इस्तिलाहात होती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है एक बुनियादी DC मशीन्स के अंदर। DC मशीन्स के लेक्चर्स को वन बाय वन आप लाजमी तौर पर वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके। जब तक आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते तब तक आपको मुकम्मल लेक्चर और मुकम्मल टॉपिक की भरपूर तरीके से समझ नहीं आ सकेगी। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई जो वीडियो है, वो नया लेक्चर जो है वो आपको टाइम से मिलता रहे। आज का जो हमारा जो अभी टॉपिक है वो टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग। यानी एक आर्मेचर जो कि मेन पार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले जो लेक्चर के अंदर, जो लास्ट लेक्चर गुजरा है हमारा, जिसमें हम DC मशीन के पार्ट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि आर्मेचर जो है वो एक सिलेंड्रिकल हिस्सा होता है, वही हिस्सा घूमता है, वही टार्क पैदा करता है और वही हिस्सा पावर पैदा करता है जनरेटर के अंदर। अब आर्मेचर के अंदर स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग, स्लॉट्स मेरा ख्याल आप समझते होंगे कि आर्मेचर के ऊपर एक कोर होती है, पत्रीदार लोहे की पत्रियों को आपस में मिलाकर जोड़कर एक कोर तैयार की जाती है। जब उन पत्रियों को आपस में मिलाया जाता है तो एक लंबी लाइन में एक स्लॉट बन जाती है, एक लाइन में जिस तरह के नाली बन जाती है। उस नाली के अंदर जो है तारों को लपेट दिया जाता है। तो वो जो तारें, लपेटी जाने वाली तारें हैं, उन्हें हम कॉइल कहते हैं, उन्हें हम वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस्तिलाहात हैं, टर्म्स यूज्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग, इनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यानी बुनियादी इस्तिलाहात आर्मेचर वाइंडिंग की, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में जो इस्तिलाहात हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनके मतलब जानना हमें बहुत ज़रूरी है। मैंने वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया। जो मेजर 3 इस्तिलाहात हैं, जो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर मौजूद होती हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं और साथ ही मैंने डायग्राम्स में वाज़ह कर दिया है ताकि आपको आसानी से कंडक्टर, टर्न और कॉइल या वाइंडिंग का पता लग सके। कंडक्टर यानी कंडक्टर से क्या मुराद है? यहाँ पर पहली जो इस्तिलाहात में पहली जो चीज़ या पहला जो मटेरियल है वो है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि करंट के गुजारने में आसानी पैदा करता है और यही कंडक्टर जो है बतौर कॉइल इस्तेमाल होता है और यही कंडक्टर बतौर वाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। इस कंडक्टर में जब करंट गुजरती है तो इसके अंदर एक EMF पैदा हो जाती है और इसी बदौलत जो है इसको हम कंडक्टर भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर, ये जो आर्मेचर की वाइंडिंग है, इसके अंदर ये एक तार ही होती है, यानी कंडक्टर ही होता है, जिसको हम कॉइल की शक्ल में और टर्न्स की शक्ल में
चक्रों की शक्ल में वाइंड कर देते हैं। वो कंडक्टर ही होता है जिसके अंदर से करंट गुजरती है और उसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। तो इस कंडक्टर के मतलब भी हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी जो इस्लाहात में आ जाता है टर्न। टर्न हम कहते हैं चक्कर को, यानी जो कंडक्टर, फॉर एग्जांपल मैं आपको सादी सी मिसाल यहाँ पर दे देता हूँ कि आपके सामने ये मौजूद है एक सीधा कंडक्टर और ये आ जाता है कॉइल। अब इन दोनों में फ़र्क आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये सिंपल कंडक्टर है, स्ट्रेट, और अगर हम इसी कंडक्टर को टर्न कर देंगे यानी उसके चक्कर बना देंगे तो वो एक कॉइल की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। तो इस वजह से ये कंडक्टर किस में तब्दील हो गया? टर्न्स के अंदर। तो कंडक्टर और तब्दील किस में हुआ? टर्न के अंदर। तो ये कॉइल बन गई। यानी ये जो टर्न है, इन टर्न्स के अंदर ही मकनातीस पैदा होता है और ये टर्न्स के अंदर ही जनाब हमें ईएमएफ जो है ना वो हासिल होती है, और ये टर्न्स जो है ये मकनातीसी फ्लक्स को जमा करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये टर्न्स जो है ये भी खासी अहमियत के हमल हैं आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। आगे है तीसरी, यानी कॉइल या वाइंडिंग। यानी कंडक्टर को तब्दील किया हमने टर्न्स के अंदर, जिस तरह ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है और ये भी सादी सी एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। ये टर्न है। अब इस टर्न को यहाँ पर बयान किया हुआ है कि सिंगल टर्न, ठीक है जी, और टर्न्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यानी ये आपके सामने है, मैं यहाँ पर नंबरिंग भी लिख देता हूँ, यानी 1 2 3 और 4। यहाँ पर टर्न्स की जो तादाद है वो 4 है। इसी वजह से यहाँ पर इसको हम टर्न के लफ्ज़ से लिख रहे हैं और टर्न्स को हम यहाँ पर बयान, ये एक टर्न को ज़ाहिर किया गया है, ये नीचे एक कम्यूटेटर ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है, जो कॉइल होती है, वो उसका जो पहला हिस्सा होता है ना, फ्रंट वाला हिस्सा, वो आर्मेचर के साथ लिंक कर रहा होता है जहाँ से हम पावर हासिल कर रहे होते हैं, और आर्मेचर के साथ ही आगे लगा होता है, फ्रंट के ऊपर लगा होता है आपका कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के ज़रिए से ही आगे हम सप्लाई हासिल कर रहे होते हैं और फ्राहम कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंगल टर्न कॉइल के दो हिस्से यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिए गए हैं, ए और बी इसके। ये यहाँ से पहले सीधा कंडक्टर था, फिर हमने यहाँ पर उसको टर्न किया, फिर हमने यहाँ पर उसको टर्न किया, तो ये एक कॉइल की शक्ल अख्तियार कर गए, जिस तरह के ये एक कॉइल है। तो ये एक सिंगल टर्न है, इस वजह से हमने इसको टर्न कहना है कि एक सीधे कंडक्टर को जब हमने टर्न किया तो वो टर्न की शक्ल अख्तियार कर गया, एक चक्कर की शक्ल अख्तियार कर गया। अब आ जाती है कॉइल या वाइंडिंग की तरफ। अब इसी कॉइल या वाइंडिंग की जो ये सिंगल टर्न कॉइल होती है, ठीक है, उसकी भी वाइंडिंग बनाई जा सकती है। वाइंडिंग जो है वो सिंगल लेयर भी होती है, डबल भी और ट्रिपल भी। यानी यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ये भी एक वाइंडिंग की कॉइल की किस्म है, यानी ये 1 2 3 और 4, यानी 4 टर्न्स हैं, और 4 टर्न्स को आगे आप स्लॉट्स के अंदर, यानी ये जो 4 टर्न्स हैं इनको हम 4 स्लॉट्स के अंदर वाइंड कर सकते हैं। यानी इसकी 4 टर्नें हैं, तो ये 4 स्लॉट्स के मुख्तलिफ स्लॉट्स के अंदर हम इसको वाइंड कर सकते हैं। तो इनके मतलब जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम एक आर्मेचर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो आर्मेचर को डिज़ाइन करने के लिए उनकी झुर्रियों के दरमियान जो नालियाँ होती हैं, उनमें जब इन कंडक्टर्स की टर्न्स या कॉइल्स को बिछाया जा रहा होता है, तो बिछाने की एक तरतीब होती है, उन तरतीबों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी किस कॉइल के साथ फासला, टर्न्स का फासला, फिर उसकी कम्यूटेटर की या कॉइल की फ्रंट पर क्या फासला होगा, उसकी बैक पर क्या फासला होगा, ये सारी एक तरतीब है जो इस कॉइल को और इस आर्मेचर की वाइंडिंग को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इन टर्म्स का मकसद भी ये है कि आपको पता लग जाए कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये किस तरह से डिज़ाइन की जाती है और उसकी डिज़ाइन करने में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इख्तियार किए जाते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर बिल्कुल सिंपल था, उसको हमने टर्न में तब्दील किया, और एक से ज़्यादा टर्न्स बन गई तो वो किस में तब्दील हो गई? कॉइल में।
ठीक है जी। और कॉइल जो होती है वो तब प्रोड्यूस होती है जब उस कंडक्टर को हम टर्न में तब्दील कर देते हैं। तो ये कॉइल जो होती है ये करंट को गुजारने में आसानी पैदा करती है और मकनातीसी फ्लक्स को गुजरने का रास्ता फराहम करती है, और ये भी ईएमएफ के पैदा होने में मदद फराहम करती है। और ये जो कॉइल है ये सिंगल टर्न कॉइल भी होती है, डबल टर्न कॉइल भी होती है और ट्रिपल टर्न कॉइल भी इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पर बयान फरमाया है 1, 2, 3 और 4, यानी 4 टर्न्स वाली जो है ना वो यहाँ पर आपके सामने कॉइल की मिसाल मौजूद है। अब हम जनाब जिक्र कर रहे हैं इन्हीं 3 इस्तिलाहात के रिलेटेड आगे मज़ीद जो इस्तिलाहात हैं, टर्म्स, कंडीशंस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं आर्मेचर वाइंडिंग को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले कंडक्टर, टर्न और कॉइल। अब इन कॉइलों को हमने डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पर आपके सामने 1, 2 और 3 यानी 3 कॉइलें 3 टर्न्स के ऊपर मौजूद हैं और सीधा लिंक कर रही हैं कम्यूटेटर के साथ। अब इस डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिएगा, यानी 1, 2 और 3 टर्म्स कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे इसकी डायग्राम आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। और इसी डायग्राम में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि ये जब कॉइलें हैं जब किसी आर्मेचर की स्लॉट्स में रखी जाएंगी तो उनका सीधा फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है, कम्यूटेटर के साथ। तो कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा हिस्सा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है ये उसके अंदर फिक्स किया होता है। तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसको फिक्स करके ही हम जो है हम उसको कम्यूटेटर के साथ लगाते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है कि कम्यूटेटर जो आर्मेचर की पैदा करदा पावर है जो आगे दी जाती है उसको फराहम की जाती है कम्यूटेटर को, तो कम्यूटेटर जो है वो उस सप्लाई को एसी से डीसी में तब्दील कर देता है। आगे जनाब ये वो तीनों वाइंडिंग्स, इनके ऊपर ये टेप रोल कर दी गई है। इनके ऊपर टेप रोल करके हमने एक मुकम्मल कॉइल तैयार कर ली है। अब ये जो मुकम्मल कॉइल है ये आगे झुर्रियों के अंदर इस आर्मेचर की स्लॉट्स के अंदर रखी जाएगी। तो ये 3 इस्लाहात आगे उनकी जो मेन कॉइल बन गई, इन कॉइल के आगे सारे इस्लाहात हैं। सबसे पहले है कॉइल ग्रुप, यानी कॉइल ग्रुप से क्या मुराद है, यानी एक से ज़्यादा कॉइल को आर्मेचर के अंदर इस तरह से ग्रुप की शक्ल में रख दिया जाए तो उसको कॉइल ग्रुप बन जाता है। यानी आर्मेचर की स्लॉट्स एक से ज़्यादा होती हैं और उन स्लॉट्स के अंदर हम एक से ज़्यादा कॉइलों को तरतीब के साथ रख देते हैं तो वो कॉइल्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसे हम कॉइल ग्रुप कहते हैं। तो कॉइल को ग्रुप्स की शक्ल में ही वाइंड किया जाता है हमेशा, और वो कॉइल जो होती है दूसरी कॉइल से इंसुलेट होती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि ये कॉइल, इसके ऊपर टेप को लपेट दिया गया है, ये इंसुलेशन वाली टेप होती है ताकि हर कॉइल दूसरी कॉइल से इंसुलेट हो, अलहदा हो, ताकि वो आपस में मिल ना सकें, शॉर्ट सर्किट पैदा ना हो। तो ये कॉइल ग्रुप आपको समझ आ गया होगा कि एक आर्मेचर की स्लॉट्स के अंदर एक से ज़्यादा कॉइल्स को इस तरह तरतीब से रखा जाता है जिस तरह से कॉइल का ग्रुप तरतीब होता है। आगे आ गई है वाइंडिंग। अब इसी कॉइल ग्रुप्स के अंदर हम मुख्तलिफ कॉइलों को ग्रुप्स की शक्ल में आर्मेचर की स्लॉट्स के अंदर वाइंड कर देते हैं, लपेट देते हैं उनको। उस लपेटने को हम, उनकी कॉइलों को लपेटने को, उनकी कॉइलों के रखने को हम कहते हैं वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग ही जो है वो इन 3 इस्तिलाहात के ऊपर डिपेंड करती है। ये आपके जो 3 इस्तिलाहात हैं, इनमें तो कंडक्टर है, टर्न है और कॉइल है। तो ये कंडक्टर, टर्न और कॉइल मुकम्मल एक बन जाती है कॉइल या वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं सादे से अल्फाज में। आगे आगे है पोल पिच। ये एक बहुत अहमियत रखती है कि आर्मेचर जो है उसकी वाइंडिंग्स, जो आपका जनरेटर है या मोटर है, उसके पोल्स के दरमियान में फासले को मद्देनज़र रखते हुए हम कंडक्टर्स की तादाद को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जनरेटर या मोटर, उसके 4 पोल्स हैं और आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं, अगर
कोई भी कंडक्टर उन 4 पोल्स के सामने जो आएंगे, वो जो कंडक्टर्स की तादाद होगी वो कहलाएगी पोल पिच। यानी हर पोल के सामने आने वाले आर्मेचर की कॉइलों के कंडक्टर्स जो होंगे वो कहलाएंगे पोल पिच। यानी एक पोल के सामने कितने कंडक्टर आ रहे हैं उनको हम पोल पिच फराहम कर रहे होते हैं। यानी उनके दरमियान फासला, पोल के और आर्मेचर कंडक्टर के दरमियान फासला, उसे हम पोल पिच कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सादी सी एक डायग्राम भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये यहाँ पर, ताकि आपके लिए आसानी रहे कि ये एक इंटरनल हिस्सा है, ये पोल 4 पोल है, ये आर्मेचर है, यहाँ भी कॉइल्स हैं, यहाँ भी कॉइल्स हैं, और यहाँ भी कॉइल्स हैं, और यहाँ भी कॉइल्स हैं। या आप देखेंगे कि 1 2 3 4 यानी 4 पोल हैं। हर पोल के सामने जितने कंडक्टर हैं उन कंडक्टर्स के दरमियान जो फासला होगा और उन कंडक्टर्स की तादाद जो होगी वो कहलाएगी पोल पिच। यानी फॉर एग्जांपल इस पोल के सामने जितने भी कंडक्टर्स आए हैं, आर्मेचर की स्लॉट्स की तादाद के लिहाज से, कंडक्टर की तादाद के लिहाज से पोल का इस कंडक्टर के दरमियान फासला और पोल्स का इन कंडक्टर की तादाद के लिहाज से डिज़ाइन, वो कहलाता है आपका पोल पिच। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है, पिच को हम y से ज़ाहिर करते हैं, ये आपके सामने मौजूद है y, यानी y इज इक्वल टू g/4। g से मुराद यहाँ पर है कंडक्टर्स की तादाद, यानी कॉइलों की तादाद। फॉर एग्जांपल जो स्लॉट्स हैं वो आर्मेचर की स्लॉट्स 24 स्लॉट्स हैं, तो हर स्लॉट्स में अगर एक कंडक्टर रखा जाए तो वो 24 स्लॉट्स में 24 कंडक्टर्स बनते हैं। यानी आप देखेंगे कि जितनी स्लॉट्स हैं उनकी तादाद के लिहाज से उनके अंदर कंडक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन हर पोल के सामने कितने कंडक्टर आएंगे वो हम इस फार्मूले से जो है वो कर सकते हैं। यानी G24 यानी कंडक्टर्स की स्लॉट्स की तादाद है, ये आपके सामने 24, पोल्स की तादाद क्या है 4, तो हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि एक पोल पिच किसके बराबर होती है, 6 के बराबर। यानी इसके पोल के सामने 6 कॉइल्स के कंडक्टर्स हैं, यानी कि 6 टर्न्स भी मौजूद हो सकती हैं, इसे हम कहते हैं पोल पिच। तो उन 6 कंडक्टर्स का पोल के दरमियान फासला भी कायम रखा जाता है, जिसे हम पोल पिच दूसरे अल्फाज में बयान कर सकते हैं। तो पिच जो होता है, पिच असल में फासले को कहते हैं, और पिच जो होता है वो 2 चीज़ों के दरमियान फासले को भी कहते हैं, और स्पेन इसका दूसरा लफ्ज़ भी बयान किया जा सकता है। आगे जनाब आ गया है कॉइल स्पेन या कॉइल पिच। जिस तरह कि मैं अभी आपको ये पोल पिच के मतलब बता रहा था, यहाँ पर कॉइल स्पेन या कॉइल पिच है। अब कॉइल स्पेन और कॉइल पिच से क्या मुराद है, यानी एक कॉइल का कंडक्टर की तादाद के लिहाज से, कॉइलों की तादाद के लिहाज से और स्लॉट्स की तादाद के लिहाज से एक कॉइल का दूसरी कॉइल के दरमियान जो फासला होगा वो कॉइल स्पेन या कॉइल पिच कहलाता है। जिस तरह के एक सादी सी मिसाल आपके सामने मौजूद है कि यहाँ पर आप देखते हैं पहली कॉइल का दूसरी कॉइल के दरमियान ये जो फासला है ये कॉइल पिच कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक कॉइल का दूसरी कॉइल के दरमियान जो फासला, जो कि यहाँ सामने मौजूद है कि इस कॉइल का जो फ्रंट हिस्सा है वो कम्यूटेटर के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कॉइल बनी है, इस कॉइल के मुकम्मल जो 2 सिरे हैं वो कम्यूटेटर के साथ लिंक कर रहे हैं। जिस तरह की ये कॉइल या वाइंडिंग थी, इस तरह ये हमने वाइंडिंग का तस्करा किया कि इस वाइंडिंग को मुख्तलिफ कॉइलों को या मुख्तलिफ टर्नों को जोड़कर हमने एक कॉइल बना ली और उसके अंदर से 2 सिरे निकाले, 2 सिरे निकाल कर हमने कम्यूटेटर से जोड़ दिए। अब इन कम्यूटेटर का कॉइलों के दरमियान जो फासला होगा वो कहलाएगा कॉइल स्पेन या कॉइल पिच। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बैक पिच। अब आर्मेचर की स्लॉट्स की तादाद और आर्मेचर की स्लॉट्स में कॉइलों यानी कंडक्टर की तादाद, उसकी आर्मेचर की फ्रंट वाली साइड पर किसी भी 2 कंडक्टर्स के दरमियान या 2 सिरों के दरमियान पाया जाने वाला जो फासला होगा वो उसकी फ्रंट पिच यानी ये आपकी बैक पिच कहलाएगी। यानी उसकी आर्मेचर की
जो स्लॉट्स हैं, उन स्लॉट्स में जो कॉइलें रखी हैं, कॉइलों की जो पुश्त पर यानी बैक साइड पर, यानी ये फॉर एग्जांपल फ्रंट वाला हिस्सा है और ये उसका बैक वाला हिस्सा है, हमेशा जहाँ पर कम्यूटेटर जुड़ा होता है वो फ्रंट वाला हिस्सा कहलाता है और ये बैक हिस्सा है। यानी ये आर्मेचर की स्लॉट्स के अंदर रखी हुई कॉइल्स हैं और किसी भी दो कॉइलों के सिरों के दरमियान जो फासला होगा वो इस कम्यूटेटर की आर्मेचर की बैक पिच कहलाएगी। यानी बैक पिच क्या है, कॉइलों के सिरों के पीछे वाले हिस्सों में फासला क्या है, उसे हम कहते हैं बैक पिच। ठीक है जी, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेकनली ये आ गई आपकी बैक पिच और ये आ गई फ्रंट पिच। तो इसमें आप देखते हैं कि बैक पिच हमेशा जो है वो कम्यूटेटर से आर्मेचर की पुश्त के ऊपर यानी पीछे वाली साइड पर जो पाए जाने वाले कंडक्टर्स के दो कंडक्टर्स के सिरों के दरमियान जो फासला होगा वो बैक पिच कहलाता है। आगे इसी तरह इसके अपोजिट आगे आएगा फ्रंट पिच। अब फ्रंट पिच से मुराद क्या है कि आर्मेचर की स्लॉट की तादाद के लिहाज से और कंडक्टर की तादाद के लिहाज से किसी भी दो कंडक्टर्स या दो कॉइलों के सिरों के दरमियान यानी आर्मेचर की फ्रंट साइड पर जो आगे वाला हिस्सा है उनके दरमियान पाया जाने वाला जो फासला होगा वो फासला जो कहलाता है फ्रंट पिच। यानी हम पिच को वाई से ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह की ये पोल पिच से भी आपको मुराद है, वाई बी से मुराद है बैक पिच, वाई एफ से मुराद है फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच जो होती है वो कम्यूटेटर पर मौजूद जो कॉइलें होती हैं उनके दरमियान जो फासला होता है उसे हम फ्रंट पिच कहते हैं। आगे है रिजल्टेंट पिच। अब रिजल्टेंट पिच जो होती है वो फ्रंट और बैक यानी कॉइलों की तादाद के लिहाज से, स्लॉट्स की तादाद के लिहाज से जब आर्मेचर को डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो हम उसकी पुश्त और जो फ्रंट और बैक जो होती है उनकी दोनों को हम जमा भी कर रहे होते हैं, माइनस भी कर रहे होते हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने किस किस्म की वाइंडिंग डिज़ाइन करनी है, उसे हम रिजल्टेंट पिच कहते हैं। यानी बैक और फ्रंट पिच को प्लस करके माइनस करके हम एक रिजल्टेंट पिच निकालते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस किस्म की वाइंडिंग डिज़ाइन की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको वाज़ह तौर पर बता चुका हूँ कि जब रिजल्टेंट जो पिच है उसमें फ्रंट और बैक पिच को माइनस किया जा रहा हो फ़र्क, तो फिर लैप वाइंडिंग, ये वाइंडिंग की किस्म है, इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये लैप वाइंडिंग में हमेशा फ्रंट और बैक पिच में फ़र्क पाया जाता है, तो वो रिजल्टेंट पिच की वजह से होता है। आगे आप वेव वाइंडिंग यानी वेव जैसी शक्ल, यानी एक वेव जैसी शक्ल वाली जो वाइंडिंग होती हैं उनके अंदर जो रिजल्टेंट पिच हासिल होती है वो हमें फ्रंट और बैक पिच को जमा करके हासिल होती है। तो ये दो किस्म की कॉइलें हैं, उन दो किस्म की कॉइलों में हमें रिजल्टेंट पिच जो हासिल हुई है वो एक फ़र्क पर और एक पर, यानी एक पे हमने डिफरेंस और एक पर हमने उसको प्लस करके देखा। तो ये आपके सामने सारा कुछ यानी कॉइल ग्रुप, कॉइल अपना वाइंडिंग, पोल पिच, कॉइल स्पेन यानी कॉइल पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच, आगे रिजल्टेंट पिच, इन दोनों के फ़र्क और मजमूए को कहते हैं। आगे आ गया है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच भी इंतहाई आसान है। हमने अभी डिस्कस किया है कि आर्मेचर जब डिज़ाइन किया जाता है, उसकी स्लॉट्स डिज़ाइन की जाती हैं, उनकी स्लॉट्स के दरमियान कंडक्टर को रखा जाता है तो वो कॉइल्स की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं और जो कॉइलें मुकम्मल तौर पर एक वाइंडिंग की शक्ल अख्तियार करके आर्मेचर के अंदर रख दी जाती हैं उनके दो सिरे निकाले जाते हैं और उन दो सिरों को डायरेक्ट कम्यूटेटर के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो उन दो लगाए जाने वाले सिरों के दरमियान आपस में जो फासला होगा वो कम्यूटेटर पिच कहलाएगी। ये आपके सामने मौजूद है। यानी एक ये सिरा निकाला हमने, ये टोटल कितनी कंडक्टर हैं, 1, 2 और 3 कॉइल और कंडक्टर्स हैं। इनके हमने दो सिरे निकाले, उन दो सिरों को कम्यूटेटर के साथ लगा दिया और इस कम्यूटेटर के साथ लिंक करने वाले इन दो सिरों के दरमियान पाया जाने वाला जो फासला होगा वो कहलाएगा कम्यूटेटर
पिच, जिसको हम वाई सी से ज़ाहिर करते हैं। सी से मुराद यहाँ पर है कम्यूटेटर, वाई बी से मुराद है बैक पिच, वाई एफ से मुराद है फ्रंट पिच, और यहाँ पर वाई आर से मुराद है रिजल्टेंट पिच, और यहाँ पर वाई सी से मुराद है कम्यूटेटर पिच। यानी ये आर्मेचर की टर्म्स हैं जिसमें वाइंडिंग को डिज़ाइन किया जाएगा, वाइंडिंग को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आ गई है अब सेकंड लास्ट सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग से क्या मुराद है? सादी सी इसकी डेफिनेशन है। सिंगल लेयर वाइंडिंग से मुराद ऐसी वाइंडिंग है जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर वाइंड किया हो। यानी अगर आर्मेचर है उसकी स्लॉट्स के अंदर सिर्फ एक कंडक्टर की जो है ना वो वाइंडिंग की जाए तो वो सिंगल लेयर यानी एक सिंगल तय वाला जो है वो आपको वाइंडिंग कहलाती है। यानी ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, यानी सिंगल तय वाली वाइंडिंग। आगे आ जाता है डबल लेयर वाइंडिंग। अब ये डबल लेयर वाइंडिंग भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी आर्मेचर की स्लॉट्स के अंदर एक से ज़्यादा कंडक्टर यानी दो कंडक्टर्स की कॉइलों को वाइंड किया जाए तो वो डबल तय वाली यानी डबल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। इसी तरह ट्रिपल लेयर वाइंडिंग्स भी, जिस तरह के 3 फेज वाइंडिंग डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये आपके सामने सारी की सारी वो इस्तिलाहात हैं जो टर्म्स यूज्ड इन आर्मेचर वाइंडिंग, यानी आर्मेचर की वाइंडिंग में जो इस्तिलाहात यूज़ होती हैं वो कंडक्टर, टर्न्स और कॉइल से स्टार्ट होती हैं। तो फिर ये इन मुकम्मल इस्तिलाहात को बयान करते हुए आप एक आर्मेचर की वाइंडिंग को डिज़ाइन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अल्लाह के फजल से बहुत कुछ सीखा है इसके मतलब कि आर्मेचर में वाइंडिंग को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसमें जो इस्तिलाहात हैं वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं ताकि हमें पता चल सके कि आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग्स का आपस में क्या तल्लक है। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाले नया लेक्चर जो है वो टाइम से मिलता रहे। हमारे चैनल को फॉलो लाजमी करें और हर लेक्चर को ध्यान से अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।